हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम भारतीय इतिहास का सारा सारा चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक आधुनिक भारत हो, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों को मैंने ले लिया हूँ एक ही वीडियो में। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि पूर्वालोकन है और बीपीएससी जितना भी कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, सभी का इसमें क्वेश्चन है। तो ज़रूर आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा इसमें प्रश्न है और इससे क्वेश्चन आता ही है क्योंकि बीपीएससी का ऐसा नेचर है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से मिला है। प्रथम मनके का जो है सो आपका प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको पाटने से हुआ है। प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको पाटने से आपको हुआ है। चिरांद पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष मिला है। चिरांद का जो पुरा स्थल था उस पर जो है सो नवपाषाणिक संस्कृति का जो है सो आपको अवशेष मिले हैं। किसका चिरांद पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति का जो है सो अवशेष मिले हैं, तो वह है आपको नवपाषाणिक संस्कृति का जो है सो वह अवशेष मिले हैं। बिहार के सारण जिले में चिरांद जो है सो गांव है जहाँ के एक नवपाषाणिक अवशेषों का जो है सो आपका अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वह चिरांद जो है सो आपको चिरांद जो है सो कहाँ है, तो बिहार के सारण जिले में है, जो कि आपको एक छोटी सी बस्ती है जहाँ के नवपाषाणिक अवशेषों का जो है सो प्राप्त मिला है। जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ था वह क्या कहलाता है। यदि कृषि क्रम का प्रादुर्भाव जो हुआ था तो वह नवपाषाण काल कहलाता है। जिस काल में आपको कृषि क्रम का जो प्रादुर्भाव हुआ था उस काल को हम नवपाषाण काल कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, इससे आपको पता भी चल जाता है। और सबसे पहले कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड यदि कोई भी एग्ज़ाम दे तो सबसे पहले उसका पूर्वावलोकन देख लेना चाहिए। तो मैंने ये तीनों मिला के एक ही वीडियो में बना दिया हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं हूँ। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन पुरातात्विक स्थल कलिबंगन किस राज्य में है, तो वह जो है सो आपको राजस्थान में है। कलिबंगन किस राज्य में है, तो वह आपको राजस्थान में कालीबंगा प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो वह राजस्थान में कहाँ है कलिबंगन, तो वो आपको हनुमानगढ़ में जो है सो है। प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कलिबंगन किस राज्य में है, तो वो आपको राजस्थान में है। यहाँ कहा भी जाता है कि जुते हुए खेत जो है का प्रमाण जो है कलिबंगन में ही मिला था। यहाँ जो है सो यहाँ भी दिया हुआ है कि यहाँ से वेद वेदी जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन में आपको पूछता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, तो कलिबंगन से मिला है। और कलिबंगन कहाँ है, तो वह राजस्थान में है। और राजस्थान में यदि बात किया जाए तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। आप लोग अच्छा ढंग से सुन लीजिए, आपको याद आ जाएगा। एग्जाम में जो भी आएगा तो वो आप उस टाइम में दे दीजिएगा। अच्छा ढंग से सुनिए। प्रथम मानव जीवाश्म जो है सो आपको भारत के किस नदी घाटी पर प्राप्त हुआ। मानव का जीवाश्म जो है वो किस नदी घाटी पर प्राप्त हुआ है, तो वो आपको नर्मदा नदी घाटी पर जो है प्राप्त हुआ है। मानव का जीवाश्म जो है सो भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको नर्मदा घाटी से आपको प्राप्त हुआ है। मानव जीवाश्म जो है सो भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी थी, तो वह है आपको पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत के प्राचीनतम संस्कृति कौन सी थी, तो वह है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत के प्राचीनतम संस्कृति कौन सी थी, तो वह है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत के विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है, तो वो भीमबेटका में है। शैल चित्रकला विश्वविख्यात शैल चित्रकला जो है कहाँ है, तो वो आपको भीमबेटका में है। भारत में विश्वविख्यात शैल
चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है, तो वह भीमबेटका में है। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा का जो पुरा स्थल है वह आपको उत्तर प्रदेश में है। दमदमा का पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में दमदमा जो है सो पुरा स्थल है। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं, तो वह मेहरगढ़ से हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह आपको मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले हैं, तो वह मेहरगढ़ से। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान के नदी के किनारे स्थित है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ 700 पूर्व पहले जो है 7,000 पूर्व खेती का साक्ष्य भी मिला है। इस स्थल पर गेहूं, जौ और खजूर की खेती होती थी। तो कहा जाना चाहिए ये चाहे कि मेहरगढ़ जो है सो वहाँ आपको 7,000 ईस्वी पूर्व जो है पशुपालन व खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे यह है। निम्नलिखित में किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को हम कैथोलिक युग भी कहते हैं। कैथोलिक युग किसको कहते हैं, कैथोलिक युग, तो वह आपको ताम्रपाषाण युग को आपको कैथोलिक युग कहते हैं। कैथोलिक युग किसे कहते हैं, तो वह ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहते हैं। अब है कि मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया, इसी कारण ताम्रपाषाण काल कहलाता है, जिसे हम कैथोलिक युग। अब बात यह है कि कैथोलिक युग कहाँ किसको जाता है, तो जिस टाइम में आपको मनुष्य जो है सो पत्थर और तांबे का जो है सो औजार बनाने लगा, तो उसी को हम ताम्रपाषाण युग या कैथोलिक युग कहते हैं। तो कैथोलिक युग किसको कहते हैं, तो ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग कहते हैं। इस समय मोहनजोदड़ो जो है सो किस देश में, यानी वर्तमान में, तो मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो वह पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो वह आपको पाकिस्तान में सिंध प्रकाश के ललकारना जिले के दाहिने पर स्थित है। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है, तो वह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में आपको सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर जो है सो स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका खोज जो है सो आपको इसका देखिए बहुत अच्छा इसका फैक्ट दिया गया है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ललकारना जिले के आपको दाहिने में स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो अभी फ़िलहाल में जो है सो पाकिस्तान प्रांत के लरकाना जिले के सिंध नदी के दाहिने पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और उनकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी जॉन मार्शल ने किया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बन रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ललकारना जिले के सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। इसका खोज जो है 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। पाक साइधव कला के किस पुरास्थल में हल के जुताई का प्रमाण मिला है? तभी आपको बताया गया था कि कलिबंगा में जो है सो आपको हल के प्रमाण मिला है। और ये कलिबंगा कहाँ है, तो आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं में स्थित है। और यहीं जो है सो आपको जुताई का प्रमाण, जो हल द्वारा जुताई का प्रमाण जो मिला है वो आपको कलिबंगा में ही मिला है। और कलिबंगा कहाँ है, तो वो गुजरात के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? मैं बता रहा था कि ना क्वेश्चन जो है सो वो 2018 में पूछा था और फिर ये क्वेश्चन 2020 में पूछ दिया गया है। तो ऐसा
जो है सो बीपीएससी का नेचर रहता है। तो इसी कारण जो है सो ये फाइनल है कि इसमें से आपको 20 या 30 जो है क्वेश्चन आता ही आता है। सभी एग्जाम बीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें ऐसा रिपीट वाइज क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि पूछा गया था कि महात्मा गांधी को किसने बचाया था, दूध में जो जहर दे दिया था, तो बत्तख मियाँ ने बताया था। तो ये आपको लगता है 68वीं में पूछा था और 69वीं में 68वीं या 67वीं में पूछा था और 68वीं में फिर पूछ दिया था। तो ऐसा आज तक इसका नेचर है। इसी कारण हम फिर से चारों तरफ, और ये पता भी चला जाता है कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? तो वो आपको कलिबंगन में मिला है। कलिबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? तो हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं में स्थित है। अब है कि हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो वह जो है सो आपको ताम्र से जो है सो निर्मित थे। हड़प्पीय संस्कृति का उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो वह आपको ताम्र से आपको निर्मित थे। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह है कि वहाँ जो है सो पक्की ईंट का बनी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वहाँ जो है सो पक्की ईंट का जो है सो बनी इमारत है। अब यहाँ फैक्ट देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सो भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक में विरासत का प्रारंभिक सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति था, क्योंकि यहाँ नगरों का उदय था। सिंधु सभ्यता में नगर लोग जाल की तरह व्यवस्थित एक दूसरे के समकोण, तो यानी मिला जुला के ये बात होना है कि वहाँ जो है सो मतलब कि नगर बस गया था और सभी लोग जो है सो थोड़ा मतलब कि व्यवस्थित थे। और वहाँ जो है सूर्य की पूजा होता था, अग्नि पूजा होता था, मारुति पूजा होता था। तो इसी कारण जो है सो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वहाँ है पक्की ईंट से बनी इमारत। मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो वह आपको पाकिस्तान में है। अब है कि हड़प्पी संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित होता है? हड़प्पी संस्कृति का जो है सो आपको ताम्र या कांसा से होती है। हड़प्पी संस्कृति का उपकरण किस धातु से निर्मित होता है? तो वो आपको ताम्र और कांसा से आपको निर्मित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो था वो आपको नगरीय था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसा था? तो वो आपको नगरीय था। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पन काल में हल का टोका कहा गया है? तो वो बनवली का जो है सो आपको हल का जो है सो आपको हड़प्पाकालीन स्थल में हल को टेटोका किसे कहा गया है? तो वो बनावली को आपको हल का टेटोका कहा गया। बनावली कहाँ है? तो वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो वो B.A. स्मिथ है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वो आपको लोथल है। अब यहाँ देख लीजिए 53वीं 59वीं 2011 में पूछा, फिर बिहार ईओ 2011 में पूछा, फिर 30 बिहार JS 2018 में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वो आपको लोथल है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट पर स्थित है? तो वह आपको भोगवा। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वह आपको भागवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। यह धौलवीरा से पता चलता है कि वहाँ जो है सो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को समानतः किस रंग का उपयोग करता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन जो था वह समानतः जो है
सो आपको लाल और लाल रंग का जो है सो उपयोग होता था। हड़प्पा का जो मिट्टी था उसमें आपको बर्तन का जो है सो उपयोग जो होता था वो लाल रंग से होता था। निम्नलिखित सभ्यता में से किस युग का सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता यदि कहा जाए तो वह आपको आद्य ऐतिहासिक युग में जो है सो आती है। सिंधु सभ्यता आपको आद्य ऐतिहासिक युग में जो है सो आपको आती है। सिंधु सभ्यता की बात किया जाए तो वह किस युग में आती है? तो वह आपको आद्य ऐतिहासिक युग में सिंधु सभ्यता जो है सो आती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो वह आपको मेसोपोटामिया के साथ जो है तो आपको व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है सो आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग की यदि बात किया जाए तो वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चुंदोदोरो और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल था जो स्थित है आपको सिंध में। चुंदोदोरो और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि आपको कहाँ है? तो वो आपको सिंध में है। देखिए वीडियो बड़ा हो जाए तो उससे नहीं मतलब, लेकिन एक ही वीडियो मैंने पूरा समझ लिया हूँ। वेदों का प्राचीनतम कौन सा है? ये आपको हो गया वैदिक सभ्यता से हम स्टार्ट करें। मैं सभी को कह दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाता है। वेदों की प्राचीनतम कौन सा है? वेदों के प्राचीनतम की बात किया जाए तो वह ऋग्वेद है। वेदों की प्राचीनतम कौन सा है? तो वह आपको ऋग्वेद है। वेदों की प्राचीनतम कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है। चारों वेदों में ऋग्वेद जो है सो सबसे पुराना वेद माना जाता है। सही बात है। इसका काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है सो माना जाता है। ये भी बात सही है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ की यदि बात किया जाए तो वह जो है सो पुरुषार्थ जो है सो 4 है। पुरुषार्थ कितना है? तो वो आपको 4 है। पुरुषार्थ कितना है? तो वो आपको 4 है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद की बात किया जाए तो वह प्राचीनतम वेद जो है सो ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद में के बारे में फैक्ट जान लेता हूँ कि ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद भी माना जाता है। इसमें कुल जो है 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,552 रचनाएं हैं। तो इसमें कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। ठीक है। और कितना सूक्त है? तो 228 सूक्त है। ठीक है। और कितनी रचनाएं हैं? तो 10,552 रचनाएं हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल में है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 228 सूक्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में किसका समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में सोम का भी उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी। अब है कि गायत्री मंत्र देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया, फैक्ट से क्वेश्चन आया फिर। तो यही होता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो वह ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो वह आपको ऋग्वेद से मिलता है। अब है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों था? तो ऋग्वेद में आपको 7 प्रकार के पुरोहित थे। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित वर्णन करता था? तो आपको 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। अब वो देखिए कौन कौन थे। अधुर्वेद थे, होता, ब्रह्मा, अनिध्य, पोता, नेंटा और प्रस्ता। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है सो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। त्रेय का अभिप्राय क्या होता है? तो त्रेय मतलब होता है त्रेय मतलब 3 वेद। त्रेय मतलब क्या होता है?
3 वेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सप्त सैंधव समाविष्ट नहीं थी? तो वह था आपको साबरमती। निम्न से कौन सी नदी सप्त सैंधव समाविष्ट नहीं थी? तो वह साबरमती है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है सो आपको प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वह आपको परसोनी नदी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वह आपको परसोनी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वह आपको सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय के नामांकित देवता को। बजकोई का महत्व किस लिए है? तो बजकोई इसलिए महत्व है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बजकोई का महत्व के बारे में यदि बात किया जाए तो वहाँ इसी कारण महत्व है उसका, क्योंकि वहाँ का जो अभिलेख है उसमें वैदिक देवी देवताओं का जो है सो आपको वर्णन मिलता है। किस काल में अछूत अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धृत किया गया है किसी काल में? तो वह आपको ये है कि धर्मशास्त्रों के समय में जो है सो आपको अछूत अवधारणा का जो है सो आपको उद्धृत किया गया है। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो यह यजुर्वेद अनुष्ठान से संबंधित कौन सा है? तो वह यजुर्वेद है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो वह है कृतिकेय। कृतिकेय जो था वह वैदिक देवता नहीं थे। कौन से वैदिक देवता नहीं थे? तो कृतिकेय था। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराणों की संख्या की बात किया जाए तो वह 18 मानी जाती है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वह 18 माना जाती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वह आपको पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो वह आपको बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो वह आपको बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटकों का संबंध आपको किस धर्म से है? तो वह बौद्ध धर्म से है। तृतीय बौद्ध सभा अभी हम महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था आपको मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। तृतीय बौद्ध सभा का जो सभापति कौन थे? तो वह आपको मोगलीपुत्र तीस थे। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा से दिया गया है और इसको आप देख लीजिए और इससे क्वेश्चन आता है कि यदि बौद्ध संगति का प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो वो आपको राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? तो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति किस समय में हुआ था? तो वह 483 ईस्वी पूर्व में आपको हुआ था। ठीक है, वह जो है सो किस अध्यक्ष कौन थे? तो वह महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे कि गौतम बुद्ध का आपको कहा जाना चाहिए कि गौतम बुद्ध का प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऐसे द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति? तो वैशाली में हुआ था। किस समय में हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबरकमीर थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की बात किया जाए तो कहाँ हुआ था? तो वह पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। और किस समय में हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र पुत्र तीस ने किया था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। अब चतुर्थ और लास्ट जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर एवं कुंडल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। चौथी बौद्ध संगति हुआ था प्रथम शताब्दी के समय में हुआ था। वसुमित्र था इसका और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से मिल गया। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ किया गया था?
तो तृतीय बौद्ध संगति आपको पाटलिपुत्र किया गया था। तुरंत यदि पूछ कह दे कि पाटलिपुत्र में जो है सो आपको किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। किस समय में हुआ था, तो 251 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र पुत्तिस थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया, तो वह जो है राजगीर में जो है सो आपको आयोजित किया गया। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था, तो राजगीर में जो है सो आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया गया था, तो वो आपको अभी हम बताए थे कि कनिष्क जो था वो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क कुंडलम कश्मीर कुंडलम में जो है सो आपको आयोजित किया गया था। अब यहाँ देख लीजिए, यही क्वेश्चन है ना, चतुर्थ कहाँ किया गया था, तो आपको कश्मीर कुंडलम में किया गया था। तो कौन था उसका अध्यक्ष, वसुमत्र था। कब था, तो वो प्रथम शताब्दी में था। चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बनाया गया था, कनिष्क के द्वारा। महात्मा बुद्ध के महानिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो वह राजगीर में हुआ था। राजगीर में आपको प्रथम बौद्ध संगति जो है सो हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो वह आपको पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो वह अजातशत्रु के द्वारा आपको प्रथम बौद्ध परिषद जो है सो बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह आपको प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो बौद्ध संगति का आयोजन तो वह है कनिष्क के शासनकाल में जो है सो हुआ था। बौद्ध ने कहाँ महानिर्माण प्राप्त किए थे, ये देखिए कितने बार पूछा है, 1 2 3 4 5, यानी एक ही क्वेश्चन को 5 बार जो है सो पूछा है, देख सकते हैं। बीपीएससी एई में, एलडीसी में 47वीं बीपीएससी, 53 से 55वीं बीपीएससी में, 28 बिहार जे में पूछा है। महात्मा गांधी का मृत्यु 483 ईस्वी में हो गया, कहाँ हुआ, तो आपको वहीं राजगीर कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध कहाँ महानिर्वाण प्राप्त किया, तो वह जो है कुशीनगर में प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वह जो है सो आपको वैश्विक जो है सो आपको प्रतिपादन किया था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष की बात किया जाए तो वह जो है स्थूल बुद्ध था। प्रथम जैन संगति जो हुआ था तो स्थूल बुद्ध था। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध की माता की नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो वह आपको महात्मा बुद्ध के माता का नाम आपको महामाया था। अब है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, इसका तो फैक्ट देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के समीप लंबनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उसकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोल्कीय गणराज की कन्या थी। क्या थी, तो वह कोल्कीय गणराज की कन्या थी। उसके पिता जो है शुद्धोधन कपिल वस्तु के शकगान के प्रधान थे। उसके पिता क्या थे, तो वह थे आपको शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रमाण थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का प्रथम अनुयायी प्रजापति गौतम और दूसरी आम्रपाली नामक गानिका थी। तो यहाँ तो पूरा क्वेश्चन ही आने वाला है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, उसके माता का क्या नाम था, तो महामाया था। उसकी माता जो है कोल्कीय गणराज की कन्या थी। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन कपिल वस्तु शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो वह आपको लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का जन्म, तो वह आपको लुम्बिनी में हुआ है। भरूच एवं अमरावती का सुप्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो बौद्ध धर्म के। भरूच और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध संघ के प्रथम महिला अनुयायी की सदस्या ली थी, तो वह आपको गौतमी जो है सो आपको ली थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी मोक्ष स्थान कहाँ प्राप्त किए थे, तो वो आपको पापपुरी में प्राप्त किए थे।
महावीर जी जो है मोक्ष स्थान कहाँ प्राप्त किए, तो वह पापपुरी में प्राप्त किए थे। अब इसका भी फैक्ट पूरा देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ जन्म हुआ था, 599 ईस्वी पूर्व में अथवा 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 599 ईस्वी अथवा 540 ईस्वी के वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और कहा जाना चाहिए तो उसके पिता जो है सो सिद्धार्थ जो है सो जात्रक वैशाली संघ के प्रधान थे, जो वजी संघ के एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व में 463 ईस्वी लगातार लगभग 72 ईस्वी की आयु में राजगीर के पापपुरी नामक स्थान पर शरीर त्याग कर दिया। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किया तो वह है आपको जिरमाकिक्राम। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ जाना चाहिए, तो कुंडग्राम में है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन मेन होता है इस, और जो भी इसके अंतर्गत आता है इस बार बीपीएससी 40 भी उसी के अंतर्गत कर दिया है। बीपीएससी के अंतर्गत ही पिछले बार भी किया था, उससे पिछले बार भी किया था। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो आपको कुंडग्राम में है। त्रिपिटक किस धार्मिक का पुस्तक था, त्रिपिटक की बात किया जाए तो वो आपको बौद्ध कथा। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक था, तो बौद्ध कथा। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है, तो वो आपको पाली में लिखी गई। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई, तो आपको पाली में लिखी गई है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, तो वह गुप्त का है। भागवत संप्रदाय का जो है सो विकास हुआ था, उसमें आपको गुप्त का जो है सो बहुत ही अब ज़्यादा गुप्त का जो है सो आपको बहुत ही अच्छा था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वह मक्खली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आजीवक संप्रदाय के, तो वह मक्खली गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा था। बराबर की गुफाओं का 70वीं बीपीएससी में बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था, आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किया था वो आपको आश्रम गृह के रूप में कौन किया था, तो वह आजीवकों जो है सो किया था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिलिंग राजगिरी में होना चाहिए, तो ये अजातशत्रु जो है सो आपको सोचा था। अवंती की राजधानी क्या है, तो अवंती की राजधानी उज्जैन है। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी क्या थी, तो आपको उज्जैन थी। चंद पंदोत कहाँ के राजा थे, तो वो अवंती के थे। चंद पंदोत कहाँ के राजा थे, चंद पंदोत तो वो अवंती के थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र था, तो वो आपको मल था। मल जो है सो 6ठी शताब्दी ईस्वी में कौन सा गणतंत्र था, तो वो मल था। मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध के प्रारंभिक राजधानी की बात किया जाए तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वह जो है सो राजगीर गिरिब्रिज था। मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वह आपको राजगीर गिरिब्रिज था। मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वह आपको राजगीर गिरिब्रिज था। प्राचीन महाजनपद मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है, तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश है। अजातशत्रु का जो वंश था उसका क्या नाम था, तो वह जो है सो आपको हर्यक वंश था। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के
पुत्र था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के संस्थापक और बिंबसार के जो है पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर वह जो है खुद जो है सो आपको कर दिया, इसी कारण उसे पितृहत्या भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु वंश का नाम क्या था, तो वह अजातशत्रु वंश का तो वो आपको हर्यक वंश था। अजातशत्रु जो है सो अपने हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार के पुत्र था। तो बिंबसार को उसने क्या किया, तो हत्या कर दिया, और ऐसा हो कि अजातशत्रु को भी उसके बेटे जो है सो हत्या कर दिया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वो आपको लिच्छवी के द्वारा जो है सो स्थापित किया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो लिच्छवी के द्वारा आपको किया गया। प्रथम मगध उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, प्रथम मगध उत्कर्ष जो हुआ वो ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है, प्राचीनतम राजवंश की बात किया जाए तो वह आपको नंद वंश है। नंद वंश जो है सो प्राचीनतम राजवंश है। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है, तो वह आपको नंद वंश है। नंद वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है और नंद वंश के मगध के लगभग 344 ईस्वी पूर्व में था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है, तो वह आपको नंद वंश है। अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अंग जनपद की राजधानी क्या था, तो वह चंपा था। वत्स का राज स्थित था, तो वह आपको इलाहाबाद के आसपास में, वत्स राज जो स्थित था वह इलाहाबाद के आसपास में था। वत्स राज कहाँ स्थित था, तो वह इलाहाबाद के आसपास में स्थित था। और वत्स की यदि बात किया जाए तो इसकी राजधानी कौसंबी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वह आपको कौसंबी थी। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या थी, तो वह आपको गंगोई मैदान। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था, तो गंगोई मैदान था। अब मौर्य और मरणोत्तर काल में चलते हैं। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो शक संवत का प्रारंभ की बात किया जाए तो 78 AD बट्टा 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो 78 AD बट्टा 78 ईस्वी के पूर्व में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ आपको 78 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रारंभ का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को दिया जाता है। उसका जो है सो कनिष्क को दिया जाता है इसका। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे, तो वह बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदस्थ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदस्थ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और बृहदस्थ की हत्या पर उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने की थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वह आपको बृहदस्थ था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार भेजा गया था, तो वह जो है सो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार भेजा, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था। मेगास्थनीज यूनानी राजा शुक्लिस के द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। यह एक यूनानी राजदूत था, एक खोजकर्ता तथा इतिहासकारता भी था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। तो कहा जाना चाहिए कि मेगास्थनीज जो था वह जो है सो राजा शुक्लिस के द्वारा जो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको भेजा गया था। ये क्या था, तो एक यूनानी राजदूत था। किसने भेजा था, तो शुक्लस यूनानी राजा शुक्लस भेजा गया था। और ये एक यूनानी राजदूत था और यह एक इतिहासकार भी था। और कहा जाना चाहिए तो इंडिका नामक पुस्तक जो है सो यही लिखे थे। कौन सी पुस्तक बिंदसार के अभिव्यक्त क्षत्रिय वर्णित करता है, तो वह आपको दिव्यवादन। संहर्ता कौन होते हैं,
तो यदि समहर्ता की बात किया जाए तो समहर्ता जो है सो संग्रहकर्ता होते हैं। समहर्ता कौन था? तो महासंग्रहणकर्ता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल की बात किया जाए तो उस समय में तक्षशिला जो था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में अधिकरणों में जो विभाजित हुआ था वह 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में अधिकरणों में जो विभाजित हुआ था वह 15 हुआ था। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो भांबरू में। भांबरू में जो है सो अशोक ने आपको त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट जो किया है वो आपको भांबरू में किया है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह भांबरू स्तंभ। भांबरू स्तंभ में जो है सो मगध का सम्राट जो है सो स्वयं को अशोक जो है सो बताया है। भांबरू स्तंभ में आपको मगध का सम्राट जो है सो अशोक बताया है। वह भांबरू स्तंभ में स्वयं को आपको अशोक जो है सो स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेख में आपको प्रयुक्त भाषा जो है सो प्राकृतिक है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वो आपको प्राकृतिक है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह आपको प्रिंसेप जो है सो आपको पढ़ा था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो प्रिंसेप जो है सो पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक समानता अशोक अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह आपको प्रियदर्शी के नाम से अशोक जो है सो जाने जाते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख किया गया है? तो वह सौगरा में जो है सो अकाल का उल्लेख जो है सो आपको किया गया है। भारत का पहले साम्राज्य स्थापना किस शासक ने किया था? तो भारत में पहला साम्राज्य स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो आपको किया था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो वह एक प्रबंध निरकुंज शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य तो वह एक प्रबंध निरकुंज शासक थे। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो वह आपको विशाख दत्त है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला है? तो वह रुद्रादमन जूनागढ़ अभिलेख। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वो आपको जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन पर विजय किया था? तो वो आपको चंद्रगुप्त जो है सो आपको दक्कन पर विजय किया था। जिन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है आपको विशाख दत्त। विशाख दत्त में जो है सो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। विशाख दत्त में क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो वह चंद्रगुप्त के थे। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वह है आपको कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू का जो है सो आपको किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह राजनीतिक नीतियां पर जो है सो प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासक था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासक था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासक था? तो वह मौर्य वंश के शासक था। सेंड्रोकॉट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे कराई थी? तो सेंड्रोकॉट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स से जो है सो कराई थी।
सेंड्रोकॉट्स जो है सेंड्रोकॉट्स चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने सेंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो वह विलियम जोन्स जो है सो किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है सो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर जो है सो है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो वह आपको शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर जो है सो आपको आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शुक्लेश बल्खिस के रूप में कितना रुपया दिया था? तो वो आपको 500 युद्धोक हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शुक्लेश को बख्शिश के रूप में यानी टिप जिसको कहते हैं उसके रूप में कितने रुपया दिया थे? तो 500 युद्धोक हाथी दिए थे। मेगास्थनीय दूत था तो वह शुक्लेश का था। मेगास्थनीय दूत था तो वह आपको शुक्लेश का था। मेगास्थनीय दूत था तो वह आपको शुक्लेश का था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह इंडिका है। इंडिका में जो है सो आपको पाटलिपुत्रा के प्रशासन का सारा जो है सो आपको उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें आपको पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह आपको इंडिका है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप का उल्लेख किया गया है तो वह है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से जो उल्लेख किया गया है वह आपको मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में जो है सो उसका सारा वर्णन दिया गया है। मौर्य साम्राज्य के 7 वंशों के 7 वर्गों के विभाजन का विशेष रूप से जो उल्लेख किया गया है वो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में जो है सो इसका सारा वर्णन है। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो आपको मेगास्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो आपको मेगास्थनीज थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का धम्म राजा के प्रति वफादारी और बड़ो सम्मान और सहनशीलता था तथा आचार संहिता के विचार को प्रशिक्षित करता था। इतिहास अशोक के प्रसिद्ध के कारण उसका धम्म उसके 7वें स्तंभ से तो क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के क्या थे? तो वह पौत्र थे। सम्राट अशोक जो थे सम्राट अशोक क्या थे? तो वह आपको चंद्रगुप्त के पौत्र थे। सम्राट अशोक क्या थे? तो वह चंद्रगुप्त के पौत्र थे। बराबर की गुफाएं में अशोक किस संप्रदाय को दान दे दिया? बराबर की गुफाएं जो है अशोक जो है सो आजीविकों को दान दे दिया था। अशोक किस संप्रदाय को दान दिया था? तो वह आपको आजीविकों को दान दे दिया था बराबर की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल की नहीं थी? तो वह जो है सो मथुरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति मथुरा से प्राप्त जो है सो बुद्ध मूर्ति था जो कि आपको पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल आपको पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल किससे बनाया गया है? तो वह आपको लकड़ी से बनाया गया है जो कि कुम्हरार में आपको स्थित है। वह लकड़ी से बनाया गया है। भूमि अनुदान के लिए किन्हें शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो वह आपको ब्राह्मण। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों के द्वारा जारी किया गया? तो वह ये यूनानियों के द्वारा जो है सो जारी किया गया था। भारत में सोने के सिक्के प्रथम शासकों के द्वारा जो जारी किया गया वह आपके भारतीय यूनानियों के द्वारा जो है सो आपको जारी किया गया था। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो वह आपको बिल्लतपुर जो है सो लिखी थी। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो वह बिल्लतपुर जो है सो आपको संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र जो है सो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र जो है सो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह विष्णु शर्मा के द्वारा जो है सो पंचतंत्र जो है सो लिखा गया था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो वह आपको चंद्रगुप्त प्रथम जो है सो आपको महाराजा धीराज का जो है सो आपको उपाधि धारण किया था।
नालंदा नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो वह आपको समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है सो आपको परम भागवत कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा गया है? तो प्राचीन भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत के नेपोलियन किसको कहा गया है? तो वो आपको समुद्रगुप्त को कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त में कितने शासकों का जिक्र है? तो वो आपको 9 शासकों का जो है सो जिक्र है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्ती का लेखक कौन है? तो वो आपको हरिसेन है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्ती का लेखक कौन है? तो वो आपको हरिसेन है। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो आपको इलाहाबाद का अभिलेख में जो है सो आपको इलाहाबाद का अभिलेख में जो है सो आपको समुद्र के विजय का जो है सो आपको अभिलेख मिलता है। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक जो है सो शासन किया था? तो वह जो है किस वंश जो है सबसे अधिक समय तक आपको किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो वह गुप्त वंश जो है सो आपको सबसे अधिक समय तक जो है सो आपको शासन किया था। नगर के क्रमित पतन किस काल के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह आपको गुप्त काल के लिए महत्वपूर्ण है। नगरों का जो है सो आपको क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वह गुप्त काल में थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं प्राणों में सबसे अधिक ग्राम जो है सो मैंने गांव जो है अनुदान में दे दिया था? तो वह गुप्त वंश जो है किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव जो है सो दान में दे दिया था? तो वह गुप्त वंश था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या था? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर था उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में जो है सो भूमि राजस्व की दर की यदि बात किया जाए तो उपज का 6ठा भाग था। किसने तर्क दिया था कि गुप्त उत्तरोत्तर गुप्त काल एवं धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखाता है? डॉक्टर एस शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं किसके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो वह दिनार नाम से अंकित है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा जो है सो आपको गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनका अभिलेख किस नाम से अंकित है? तो वह दिनार नाम से जो है